अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 95 के पार्ट 1 के बारे में। बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में उस्मान साहब और बाला खातून आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो काफी अरसे के बाद इतने ज्यादा खुश नजर आते हैं, लिहाजा वो घोड़सवारी करने के लिए और ताजा हवा हासिल करने के लिए मैदान में निकल जाते हैं। नाजरीन, एनागोल किले को फतह किए गए 2 माह गुजर जाते हैं और उस्मान साहब और बाला खातून काफी ज्यादा लंबे अरसे के बाद कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारने के लिए कई कबीले की परेशानियों से दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लिहाजा बाला खातून और उस्मान साहब के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और पुराने वक्त को याद कर रहे होते हैं कि जब उस्मान साहब बाला खातून को पहली मर्तबा एक प्यारे घोड़े की खसूसियात बता रहे होते हैं और बाला खातून भी उस्मान साहब को अपनी सफेद घोड़ी की खसूसियात बता रही होती हैं। और जैसा कि हम इस बारे में जानते हैं कि चाहे उस्मान साहब हो या फिर बाला खातून, दोनों ही लड़ने में बहुत महारत रखते हैं। तो एक घोड़सवार के लिए उसका घोड़ा ही उसका साथी होता है, जो कि मैदान जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज होती है। और फिर जैसे ही उस्मान साहब अपनी बातों को मुकम्मल करते हैं तो उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं, जिस तरह पहले भी हम लोगों ने अपने अपने घोड़े दौड़ाए थे, तो इस बार भी हम अपने अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि किसका घोड़ा किसके घोड़े से बेहतर है। फिर उस्मान साहब एक दरख्त की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि हम में से जो इस दरख्त की तरफ पहले पहुंच जाएगा तो समझो वो जीत जाएगा। बिलाखिर देखते ही देखते बाला खातून और उस्मान साहब के दरमियान दौड़ शुरू हो जाती है और फिर दोनों काफी देर दौड़ने के बाद एक मकाम पर जाकर रुक जाते हैं। फिर उस्मान साहब बाला खातून की तारीफ करते हैं कि तुमने मेरा बहुत अच्छा मुकाबला किया। और फिर जैसे ही उस्मान साहब और बाला खातून एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं और वो अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के बारे में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इसी दौरान चंद मंगोल सिपाही वहां पर आकर उस्मान साहब और बाला खातून को घेर लेते हैं। ये मंजर देखते ही बाला खातून परेशान रह जाती हैं और उस्मान साहब बाला खातून को पीछे रहने का कहते हैं। फिर वो आगे बढ़कर मंगोल सिपाहियों से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मंगोल सिपाही यह सुनकर कहते हैं, हमें आपके घोड़े बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं और यकीनन आप हमें कुछ सोना भी देने वाले हैं, वरना हम आप दोनों मियाँ बीवी का यहीं पर सर कलम कर देंगे। उस्मान साहब यह सुनने के बाद उनसे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आओ अपनी किस्मत को आजमा लो। क्योंकि उस्मान साहब के पास हथियार नहीं होते, लिहाजा वो बाला खातून की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं और उस्मान साहब भी बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। फिर देखते ही देखते दोनों मियाँ बीवी मंगोल सिपाहियों का मुकाबला करते हैं और कुछ ही देर में उन्हें जहन्नुम वासिल कर देते हैं। और फिर जैसे ही उस्मान साहब और बाला खातून इस लड़ाई को मुकम्मल कर लेते हैं तो इसी दौरान उस्मान साहब के बाकी सिपाही भी वहां पर आ पहुंचते हैं। जेरकोताई और कोहनूर अल्प ये मंजर देखते ही परेशान रह जाते हैं। फिर वो उस्मान साहब से पूछते हैं, आप दोनों ठीक हैं? उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ बारकिन कारवां सिराहे में बैठा अपने साथियों के साथ खाना खा रहा होता है। अचानक इसी दौरान एक जासूस वहां पर आ पहुंचता है। जैसे ही बारकिन की नजर उस जासूस पर पड़ती है कि ये खुफिया तौर पर मुझसे ही मुलाकात करने के लिए आया है, तो बारकिन कारवां सिराहे में अपने तमाम सिपाहियों को इशारा करता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर बारकिन अपने उस साथी से कहता है कि अब तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। नाजरीन, फिर जैसे ही वो शख्स अपने मुंह से नकाब हटाता है तो वो रूमानोस निकलता है। फिर वो बारकिन से कहता है कि अगर तुम मेरी मेहमान नवाजी करना चाहते हो तो मेरे लिए सबसे बेहतर उस्मान का सर होगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस खाने वाले दस्तरखान पर उस्मान का कटा हुआ सर देखूं। बारकिन जवाबन उससे कहता है, जल्दबाजी मत दिखाओ, हर चीज का एक वक्त होता है, लिहाजा उस्मान को कत्ल करने का भी एक वक्त आएगा। हमें सब्र से काम लेना होगा और एक बेहतरीन मंसूबा बनाना होगा। यह सुनते ही रोमानोस गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम अपने उस्ताद आरियोस की तरह सिर्फ बकवास ही करते हो, बातें कम करो और काम ज्यादा करो, क्योंकि तुम अपने उस्ताद और आया निकोला का हाल तो देख ही चुके हो। वो भी उस्मान को लेकर बड़े सब्र
व तहम्मुल की बातें किया करते थे और हम दोनों ही उनका अंजाम देख चुके हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान साहब सफेद दाढ़ी वाले जवान से मुलाकात करने के लिए उनके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और फिर वो एक बुजुर्ग की तरफ देखते हुए अपने कबीले के झंडे के बारे में पूछ रहे होते हैं कि बाकी तुर्क कबाइल के झंडों से मेरे कबीले का झंडा क्यों बड़ा है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग इस पर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि कई कबीले का झंडा पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। जिस तरह आपका कबीला पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो गया है और आपके कबीले की शाखें चारों तरफ फैलना शुरू हो गई हैं, तो बिल्कुल इसी तरह कई कबीले का झंडा भी बड़ा हो चुका है। इसके बाद उस्मान साहब जैसे ही उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो इसी दौरान एक और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आकर उस्मान साहब के साथ बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों बुजुर्ग उस्मान साहब के कबीले के बारे में उनसे बातचीत कर रहे होते हैं कि जैसे ही आपने एनागोल किले को फतह किया है तो ऐसा लगता है कि फतुहात का दरिया बहना शुरू हो चुका है और तमाम तुर्क कबीले के लोग आपके साथ शामिल होने को तरजीह दे रहे हैं। उस्मान साहब यह सुनने के बाद कहते हैं, जी हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दावत का पैगाम और हक का पैगाम दूसरे तुर्क सरदारों तक भी पहुँचा दिया जाए ताकि तमाम तुर्क कबीले के लोग एक जगह पर जमा हो जाएं। नाजरीन, दूसरी तरफ रोमानोस और बार्किन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और फिर रोमानोस बार्किन को बताता है कि जैसे ही उस्मान ने बेल्जिक और उसके बाद एनागोल किले को फतह किया है तो उन दोनों किलों को फतह करने के बाद अब उसकी नजरें इन्हिसार किले की तरफ हैं और अगर उस्मान इन्हिसार किले को फतह करने में कामयाब हो जाता है तो याद रखना तुम सारी जिंदगी एक नौकर की हैसियत से उस्मान की खिदमत करते रह जाओगे और तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें सुनने के बाद बार्किन गुस्से में आ जाता है और अपना खंजर निकालकर रोमानोस की गर्दन पर रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे खंजर की धार खराब हो चुकी है? नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। मेरा खंजर आज भी उतना ही तेज है, यानी कि मैं उस्मान से आज भी उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी के पहले किया करता था। मेरी वफादारी तो सिर्फ उस्मान का एतमाद हासिल करने की हद तक है और शायद तुम नहीं जानते कि मैंने उस्मान का एतमाद हासिल करने के लिए बहुत लंबे अरसे से सब्र किया है। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात से अपने मंसूबे को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं कि मेरा अगला कदम बोरसा है। मैंने बोरसा के इलाके को फतह करना है और उसे अपनी मलकियत में शामिल कर लेना है। और फिर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उस्मान साहब से पूछते हैं कि आपकी मदद करने के लिए बहुत से तुर्क कबीले के सरदार अब तक निकल चुके होंगे, क्या आपने उनकी रिहाइश का कुछ इंतजाम किया है? उस्मान साहब यह सुनने के बाद कहते हैं, क्यों नहीं, बेल्जिक और एनागोल किला हर वक्त उनकी खिदमत के लिए हाजिर होगा। फिर उस्मान साहब अपनी बात को मजीद बढ़ाते हुए कहते हैं, जिस तादाद के साथ लोग मेरा साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं, एनागोल का किला और बेल्जिक का किला उनकी रिहाइश के लिए काफी नहीं होगा, लिहाजा मुझे मजीद सरजमीनें फतह करनी हैं, क्योंकि चाहे कोई तुर्क कबीले का सरदार हो या फिर कोई आम सा सिपाही, उन तमाम की जरूरियात पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर उस्मान साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से कहते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं इन्हिसार किले को फतह करूंगा, उसके बाद बोरसा की बारी है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ये तमाम बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस्मान साहब को हौसला देते हुए कहते हैं, तुम्हारी नीयत बहुत ही अच्छी है और तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा, इसी वजह से तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावटें दिन ब दिन मजीद बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा क्योंकि तुम्हारी फतुहात की खबर अब तक कुस्तुनतुनिया तक पहुंच चुकी होगी, लिहाजा तुम्हारी मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बाज़ंतीनी शहनशाह भी अपने इलाकों को खोने के बाद मजीद परेशान हो जाएगा और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ बार्किन रोमानोस से कहता है कि तुम कभी भी उस्मान को अकेला मत समझना, क्योंकि जोपान और उसका बेटा बहुत ही जल्द उस्मान की मदद करने के लिए कई कबीले में आ रहे हैं और शायद तुम जोबान को नहीं जानते, वो उस्मान के वालिद साहब अरतरुल गाजी के दोस्त थे और वो उस्मान का साथ जरूर देगा। यह सुनते ही रोमानोस परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि आज के दिन तुम मुझे कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकते बार्किन? बार्किन जवाबन कहता है, मेरे पास अच्छी खबर भी है कि अहमद और उसका बेटा मुस्तफ़ा वो हमारे मकसद के तहत काम करेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा जज्बाती और गुस्से वाला है, लिहाजा वो अक्सर अपने वालिद की बातें नहीं सुन पाता और शायद तुम नहीं जानते कि उसके वालिद साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों ही उस्ताद आरियोस के लिए काम करते आए हैं, लिहाजा हम मुस्तफ़ा और अली को उस्मान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो अपनी सरदारी हासिल करें और उस्मान की
मुखालफत करें। तो नाजरीन यहीं पर इस पार्ट और इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन से सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं मिलूंगा कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।